छत्तीसगढ़ के दक्षिण में पुराण प्रसिद्ध दंडकारण्य का सुरम्य वनांचल है बस्तर। लगभग 39,171 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बस्तर संभाग का अधिकांश भूभाग पर्वत श्रृंखलाओं, नदी नालों और घने जंगलों से नैसर्गिक सौंदर्य की अनुपम छटा बिखेरता है। यहाँ निवासरत 24 जनजातियों में मुख्य रूप से मुरिया, माड़िया, गोंड, हल्बा, भतरा, धुरवा, दोरला और गदवा आदि शामिल हैं। बस्तर में 70% आदिवासी हैं और कुल आबादी का 10% है हल्बा। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह के हल्बा लोगों को कुछ जानकार आर्य कुल का मानते हैं तो कुछ द्रविड़। हृष्ट-पुष्ट शरीर, युद्ध कला के प्रति स्वाभाविक झुकाव और वीर गाथाओं के आधार पर इनके क्षत्रिय होने की संभावनाओं पर अधिकांश विद्वान सहमत हैं। हल्बा समाज में प्रचलित आख्यानों में इनके उत्पत्ति के सूत्र महाभारत कालीन रुक्मणी हरण प्रसंग से जुड़ते हैं, जहां वे बलराम के शौर्य से प्रभावित हुए, हलधर का हल अपनाया और हलवाहक व कालांतर में हल्बा कहलाए। इस संबंध में प्रोफेसर महमूद अली का विचार है। मेरे ख्याल से हर समुदाय में अपनी उत्पत्ति के सूत्र किसी गौरव गाथा से जोड़ने की परंपरा प्रचलन में है। बस इसी तर्ज पर हल्बा समुदाय भी अपने आप को महाभारत कालीन रुक्मिणी हरण प्रसंग से जोड़ता है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर के शौर्य से प्रोत्साहित होकर उन्होंने अपने समाज के प्रतीक चिन्ह के तौर पर, उपकरण के तौर पर हल को स्वीकार किया था और संभवतः इसके बाद ही वे हल का उपयोग कृषि कार्य में करने के समाज के तौर पर हल्बा के रूप में जाने गए। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शस्त्र के तौर पर तलवार के साथ में खेती नहीं की जा सकती, लेकिन हल्बा समुदाय अगर अपने आप को श्री बलराम के हल के साथ जोड़कर देखता है तो यहाँ पर यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने किसी अन्य योद्धा, किसी अन्य महानुभाव, किसी अन्य अवतार के साथ में, किसी अन्य शस्त्र के साथ में अपनी उत्पत्ति को नहीं जोड़ा है, जो कि महत्वपूर्ण इसलिए है कि हल का उपयोग कृषि कार्य के लिए भी हो सकता था और यौद्धिक कला में भी एक आयुध के तौर पर उसका इस्तेमाल उक्त समय में किया गया। एक किंवदंती के अनुसार उड़ीसा प्रांत के राजा ने अपने खेतों में कौवा हांकनी यानी बजूका बनवाए थे। एक रात भगवान शिव पार्वती जी के साथ पृथ्वी भ्रमण पर निकले। पार्वती को हवा में हिलते हुए कौवा हांकनी देख जिज्ञासा हुई। उन्होंने शिव जी से पूछा। शिव जी ने मर्म समझाया। वे बहुत प्रसन्न हुई और उनकी इच्छा पर शिव जी ने कौवा हांकनी में प्राण फूंक दिए। हवा में हिलते निर्जीव प्रतीक प्राणवान मानव हो गए और हल्बा कहलाए। कुछ इतिहासकारों का मत है कि हल्बा लोग मैसूर के चालुक्य वंशीय राजाओं के सिपाही हुआ करते थे। मैसूर के पुराने राजभवन की दीवारों पर राजा के विजयोत्सव का चित्रांकन है, जिसमें हले पाइका नामक आरक्षी गजारूढ़ राजा के समारोह में तलवार लेकर आगे आगे चल रहे हैं। ये हले पाइका छत्तीसगढ़ के सिहावा, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, उड़ीसा के कोरापुट और आंध्र व महाराष्ट्र के आंशिक अंचलों में हल्बा संज्ञा से जाने गए। कर्नाटक में आदिवासियों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त शब्द हकबा संभवतः इसी हल्बा शब्द की ओर इशारा करता है, जो इधर जाति विशेष की संज्ञा है। अपने शोध के आधार पर श्री के.एस. राम हमें बताते हैं। कन्नड़ा में हड़बा का अर्थ होता है पुराना व्यक्ति अर्थात आदिवासी। ग्रिग्सन ने अपने पुस्तक में कहा है कि बस्तर में किसी काल में किसी क्षेत्र पर एक कर्नाटका राजा का राज्य था। यह कौन सा क्षेत्र है और यह कौन सा काल है, यह स्पष्ट नहीं है, किंतु यहाँ पर अनेक प्रमाण ऐसे पाए जाते हैं जिनसे यह
संकेत मिलता है कि हल्बाओं का कर्नाटका से संबंध है। हल्बी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो कन्नड़ा के शब्दों से मेल खाते हैं। इसके साथ ही यहाँ की जो सबसे प्रमुख नदी है इंद्रावती, इसका नाम भी कर्नाटक की नदियाँ हेमावती, शरावती, भद्रावती आदि से मेल खाते हैं। कर्नाटका में जब चालुक्य राज्य था तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। चालुक्य दो भागों में बटे थे, एक था पश्चिमी चालुक्य और एक था पूर्वी चालुक्य। छत्तीसगढ़ में ये दोनों के प्रमाण पाए जाते हैं। हल्बा जनजाति के लोग जो हैं ये पश्चिमी चालुक्य से पेशवा के सैनिक बनकर बस्तर में आए थे, यह काफी स्पष्ट नजर आता है। कुछ इतिहासकार इस जनजाति को आर्य कुल का मानते हुए मगध राज्य से संबद्ध मानते हैं, तो कुछ का कहना है हल्बे वारंगल के राजा अन्नम देव के साथ छत्तीसगढ़ आए। हल्बा जनजाति के लोग मैसूर के राजा हैदर अली के सिपाही हुआ करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई थी। लेकिन किसी एक कन्या प्रकरण में राजा से उनका विरोध हुआ और उन्हें मैसूर राज्य का परित्याग करना पड़ा और वे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गए। सन 1774 से 1778 के मध्य बस्तर के बड़े डोंगर क्षेत्र में राजा अजमेर सिंह का राज्य था। मराठों ने जब बस्तर पर आक्रमण किया तो राजा के हल्बा योद्धाओं ने अपने युद्ध कौशल का अच्छा परिचय दिया, किंतु अंततः पराजय हाथ आई। विजयोन्मत्त मराठा शासक ने भीषण अत्याचार किया और कत्लेआम में हल्बों की स्थिति अत्यधिक त्रासद रही। इतिहासवेत्ता डॉक्टर के झा बतलाते हैं, हल्बा लोगों के बारे में जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से इन पर विचार करते हैं तो मेरा ऐसा अनुमान है कि हल्बा लोगों का अभिजन बिहार और उत्तर प्रदेश से हुआ, मगध, खासतौर से मगध से। इसका कारण यह है कि आज से लगभग 2325 साल पहले बहुत भयानक अकाल पड़ा था उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में 12 साल तक। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था, साम्राज्य था, और वो बहुत परेशान हो गया। वो दक्षिण भारत आना चाहते थे और उनके साथ बड़ी संख्या में वहाँ से लोग निष्क्रमित होकर के दक्षिण में श्रवणबेलगोला के पास आकर के बस गए मैसूर राज्य में। और वहाँ पर भद्रस्वामी वगैरह जो जैन धर्म के भद्रबाहु वगैरह का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने, वही उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन ऐसा अनुमान है कि उस समय जो लोग वहाँ पर बस गए वो धीरे धीरे फिर बाद में शताब्दियों के बाद, बहुत समय बाद फिर उत्तर की ओर किसी न किसी कारण से आगे, क्योंकि कर्नाटक के राजवंश वालों ने उत्तर में कई बार आक्रमण किया, कई बार अपने राज्यों की स्थापना की। उत्तर बिहार तक में उन्होंने राज्य की स्थापना कर दी तिरहुत में। तो माना जा सकता है कि उनके साथ किसी समय जब नागवंशी राजा लोग वहाँ से चले, छंदक नागवंशी राजा, तो उस समय ये यहाँ पर बस्तर में प्रविष्ट हुए। वो हल्बा जाति के लोग थे, क्योंकि हल्बा जाति के लोगों में ख़ास तौर से हम ये देखते हैं कि उनकी भाषा हिंदी भाषा, आर्य भाषा परिवार की हल्बी, वो द्रविड़ भाषा परिवार की भी नहीं है। इनके रूप रंग को भी देखने से, इनके तीज त्यौहार, इनके रहन सहन, इनके खान पान, ये सब ये सिद्ध करते हैं कि ये आर्य भाषा परिवार के लोग ही नहीं थे, बल्कि उनसे मिलते जुलते ही लोग थे और उत्तर भारत से हो सकते हैं। दूसरा यह है, ऐतिहासिक दृष्टि से इनके ऊपर एक बड़ी भारी विपत्ति आई थी सन 1774 के आसपास, जब दरियाव देव ने इन पर बहुत ही घातक रूप से इनको प्रताड़ित किया था। क्योंकि अजमेर सिंह जो दरियाव देव के भाई थे, दलपत देव के दोनों पुत्र थे, और इन दोनों में राज सत्ता के लिए, बस्तर की राज सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। हल्बा लोगों ने अजमेर सिंह का साथ दिया था और बाद में अजमेर सिंह जीत गए थे। फिर उसके बाद दोबारा जब युद्ध हुआ तो दरियाव देव जीत गए, उसमें जयपुर के राजा की सहायता थी। इधर हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने भी अपनी कुछ सहायता दी थी और मराठों ने भी सहायता दी थी। तो अजमेर सिंह को पराजित कर दिया था और
जीत गए थे दरियाव देव। दरियाव देव बहुत नाराज थे क्योंकि इन्होंने बड़ा सशक्त रूप से अजमेर सिंह को हलबा लोगों ने ही सहयोग दिया था, बड़े डोंगर, छोटे डोंगर, अंतागढ़ वगैरह के आसपास के। तो ऐसी स्थिति में ये हो गया कि नाराज होकर के दरियाव देव ने इनकी आंखें फोड़वा दी बहुतों को चित्रकूट जलप्रपात से नीचे फेंकवा दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ताड़ का झाड़ है, उसको हम काटते हैं, तुम बड़े वीर कहलाते हो ना, सेना में रहते हो ना, तो तुम इसको झोंको, है ना, लौको। तो उन्होंने मान लिया क्योंकि वो नहीं तो मार डालेंगे बोले, तो दोनों तरफ से तो मरना था ही था। तो उन्होंने ताड़ का झेड़ कटवा करके उसके नीचे दबा करके बहुत लोगों को मारा। कई लोग कहा कि हाथी अपने कहीं छुपा देते थे और बोले शाम तक हाथी ढूंढ करके लाओ नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। नहीं ढूंढ पाए लोग तो हत्या कर दी। कहा जाता है कि एक आध ही 2 लोग बच गए इधर उधर कहीं कहीं, उनका वंश चल रहा है, लेकिन उस समय तो बड़ी संख्या में हलबा लोगों को मौत के घाट किसी न किसी बहाने से उतार दिया गया था। लेकिन बाद में सन 1779 में एक संधि हुई जिसका कि शिलालेख अभी भी बड़े डोंगर के दंतेश्वर मंदिर के सामने, जिसमें हलबा प्रमुखों ने फिर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार हम देखते हैं कि हलबा लोगों का इतिहास में भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हलबा जाति के लोग बस्तर के मुख्यतः जगदलपुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंटा आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं। कहते हैं तत्कालीन बस्तर राजा ने हलबों के 18 सेना प्रमुखों को प्रतापपुर, अंतागढ़, नारायणपुर, बड़े डोंगर, छोटे डोंगर, बड़ांजी, छिंदगढ़, कोलार, बीजापुर आदि को मिलाकर 18 गढ़ सौंप दिए थे, जहां आज भी हलबा अपनी जाति उपजातियों के साथ फैले हुए हैं। हलबा जनजाति के बस्तर में 2 वर्ग हैं, पुरित और सुरित। पुरित हलबे अपने को सुरित हलबों से श्रेष्ठ मानते हैं और आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं रखते। माझी, पातर, कुपाल, बेसरा, नाग, नेगी, जोगी, सरिया, सिबनिया, नाइक, समरथ, कोसमा आदि इनकी उपजातियां हैं। बस्तर के हलबा अपेक्षाकृत विवेकशील, शूरवीर, विकसित और सामाजिक रूप से जागरूक माने जाते हैं। अपने इन्हीं जातीय गुणों के कारण ये लोग राजाओं के अधिक निकट और विश्वसनीय रहे। युद्ध कौशल के कारण इन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती। अधिकांश लोग गढ़ों के रक्षक, गढ़ेया या किलेदार हुआ करते। राज्य की सेना में इन्हें उच्च पद प्राप्त थे। हलवाहक हलबों को राजाश्रय के कारण लगान मुक्त कृषि भूमि का स्वामित्व प्राप्त था। फलस्वरूप वे मूलतः कृषक थे, लेकिन राजाओं के विश्वास पात्र होने के कारण दीवान के कामदार होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त था। कामदार राज्य के राजस्व मामलों में दखल के साथ ही कर वसूली का अधिकारी भी हुआ करता था। इन कारणों से हलबा समाज का आर्थिक पक्ष हमेशा मजबूत रहा। बस्तर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महापर्व दशहरे में इन्हें विशेष महत्व दिया जाता था। अनेक अनुष्ठानों में तब से आज तक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती आई है। सिरहासार में जोगी बिठाई रस्म का जोगी आमाबाल परगना का हलबा व्यक्ति ही होता है। रथारूढ़ माई दंतेश्वरी के छत्र के रक्षक स्वरूप रथ के सामने उपस्थित हमेशा हलबा रहे। समय के साथ परिवर्तन हुए। आज रथ पर खड़गधारी योद्धा की काष्ठ प्रतिमा रखी जाती है, जो हलबों की प्रतिष्ठा और पराक्रम की परिचायक है। हलबा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था आज भी सुदृढ़ है। आर्थिक रूप से सक्षम इन लोगों ने कृषि कर्म और अपने पारंपरिक कार्यों के अलावा अन्य व्यवसाय भी किए। पहले और अब में क्या बदलाव आया है और समाज व्यवस्था कैसी है, इस संबंध में समाजशास्त्री प्रोफेसर महमूद अली कहते हैं, मेरा मानना यह भी है कि चूंकि भारत स्वयं कृषि प्रधान देश था और उस समय में कृषि के अलावा अन्य कोई कर्म अगर हो सकता था तो सैन्य कर्म हो सकता था, जो कि हलबा समाज ने किया। और चूंकि वे साधारण सैनिक थे तो उनका रुझान जो है वो सैन्य पंक्ति से उठकर कृषि समाज की ओर हुआ। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। वे शासकीय सेवाओं में उच्च पदों की ओर आकर्षित हुए हैं, उच्च पदों में आसीन हैं
और मेरा विचार यह है कि उनमें भी संयुक्त परिवारों से एक नाभिकीय परिवारों की प्रवृत्ति आज के समय में देखने के लिए इसलिए मिल रही है कि वे भी गांव छोड़कर सेवाओं के लिए शहरों की ओर प्रस्थित हो रहे हैं। शंकर तू जटाने बोहे धार। बस्तर के आदिवासियों की जातियां चाहे आर्य हो या अनार्य, सभी ने अपनी आस्था और भक्ति शिव व शक्ति के प्रति प्रकट की है। देव चाहे आंगा हो या भीमा भैरम, देवी शक्ति स्वरूपा माई दंतेश्वरी हो या कंकालीन हिंगलाजिन या पोड़ा गुड़िन, हल्बों ने अपने आराध्य के प्रत्येक रूप में शिव और शक्ति के दर्शन किए और श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। हल्बा समाज की धार्मिक आस्थाओं के बारे में डॉक्टर T.R. रात्रे कहते हैं, हल्बा जनजाति में धार्मिक आस्था के धर्म प्रेमी होने के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं का पूजा अर्चना आराधना करते हैं। लेकिन इष्ट देवी के रूप में मूल रूप से अगर देखा जाए तो माँ दुर्गा या माँ दंतेश्वरी, और इष्ट देवता के रूप में अगर देखा जाए तो महादेव शिव शंकर को ही मानते हैं। तो महादेव जो देवता है वह जिस घर में स्थापित है वहाँ एक त्रिशूल हुआ करते हैं। तो त्रिशूल ये प्रतीक चिन्ह है भगवान शिव का। इस प्रकार उस जहाँ पर स्थापित किया गया घर है उस घर को माई घर कहते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न जो परिवार जो बिखरे हुए हैं तो एक माई घर में आकर के पूजा अर्चना किया करते हैं विभिन्न तीज त्योहारों पर। तो इस प्रकार आज हिंदू धर्म के जितने देवी देवता हैं वह हल्बा जनजाति उसका पूजा अर्चना किया करते हैं। पितृसत्तात्मक हल्बा समाज ने महिलाओं के महत्व को भी स्वीकारा है। सामाजिक संस्कार या धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं की भी भूमिका रहती है। ब्याह शादी के मामलों में उनका अभिमत महत्वपूर्ण होता है। हल्बा जनजाति में विवाह की रस्में हिंदू रीति रिवाज के बहुत निकट हैं। सगोत्रीय विवाह संबंध इनमें निषिद्ध माने गए हैं। आमतौर पर विवाह वर वधू दोनों पक्षों की सहमति से तय और संपन्न किए जाते हैं। बस्तर वासियों में मंगनी की रस्म को महला कहते हैं। महला जाने की पहल हल्बा समाज में भी वर पक्ष द्वारा ही की जाती है। शादी तय करने में वर वधू परिवारों के साथ गांव के रसूखदार अपना मत रख सकते हैं। हल्बों के विवाह संस्कार के संबंध में डॉक्टर T.R. रात्रे हमें बताते हैं, हल्बा जनजाति में विवाह सगोत्र विवाह नहीं होता। इन जनजातियों में लड़की लड़का वयस्क होने पर ही विवाह किया जाता है। पिता लड़की के घर जाकर के लड़की पसंद करता है, उसके बाद ही वह पुनः अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ में सगे संबंधियों के साथ में फिर पुनः लड़की के घर जाकर के सगाई संपन्न करते हैं। इसके बाद हल्बा समाज में खास तौर से छत्तीसगढ़ में ज्योतिष के निर्देशानुसार ही विवाह संपन्न हुआ करते हैं। लेकिन आज सभ्य समाज में संपर्क आने के कारण से पुरोहित या पंडित के माध्यम से विवाह संपन्न कराया जाता है। तो इस प्रकार हल्बा जो जनजाति है, महला जाने की जो एक प्रथा है, महला लड़के के जो पिता हैं सर्वप्रथम जिस गांव में जाते हैं तो वहाँ कुछ परिचित होते हैं। तो उस परिचित के साथ में विचार विमर्श किया जाता है कि किसके यहाँ लड़की है। तो जो रिश्तेदार है वह महला बन जाता है, जो महलिया कहलाया। तो पूरे रस्म अदायगी विवाह की जो रस्म अदायगी है महला या महलिया के संपर्क में आकर के ही विवाह संपन्न किया जाता है। दशहरा बस्तर वासियों का प्रमुख पर्व है जो सर्वमान्य है। हल्बा जनजाति के लोग दशहरा व अन्य हिंदू तीज त्योहारों के साथ साथ ग्रामीण पर्वों को भी आत्मसात करते चलते हैं। प्रकृति और माटी से जुड़े तीज त्योहारों में हल्बा लोग अमूस, नया खानी, आमा खानी और माटी तिहार जैसे पर्व भी बड़ी आस्था से मनाते हैं। ग्रामीण जन, ग्राम्य जीवन और लोक परंपराएं क्या और कैसे हैं तौर तरीके। श्री पूरण सिंह माझी ने लोक जीवन को नजदीक से देखा है। आप कहते हैं,
हलवा लोगों की जो मान्यता है उसमें 30 त्योहारों का बड़ा ही रोचक ढंग से करते हैं। और उन लोगों के 30 त्योहार में जैसे कि शुरू त्यौहार होता है, अमोस होता है। अमोस में लोग बाग जैसे नया कोसरा होता है, कोदो होता है, कुटकी होता है, उसको क्या कि नया खाने के तौर से बड़े उल्लास से मनाते हैं, खाते हैं। उसके बाद आती है आपका नया खानी। नया खानी में नया बाली मतलब नया धान खाने का परंपरा है और उसको लोग बाग लाते हैं और बड़े प्रेम से उसको नया के हिसाब से खाते हैं। किसी को देते नहीं, केवल अपने परिवार में खाते हैं और दूसरे दिन त्यौहार मनाते हैं और जितने आपस भाई या बंधु रहते हैं सभी को बुलाते हैं। और एक रहती है आपका आमा त्यौहार। आमा त्यौहार में क्या है कि जामुन झाड़ का अपना नदी में वो मकान बनाकर छोटे से बनाते हैं और उसमें आमा का जितना रहता है, तिल है, गुड़ है, घी है, जितना भी होता है उसको आम से बना के उसको देते हैं, चढ़ाते हैं अपने पितृलोक के नाम से। और पितृलोक के नाम से एक हांडी में पानी रखते हैं और पानी लेके जाते हैं अपने पितृलोक को पानी देने के लिए। जैसे बेल झाड़ है, महुआ झाड़ है, सभी अनेक झाड़ों में ही अपने पितृलोक के नाम से अर्पण करते हैं और उसके बाद आते हैं। ये हलवा लोगों की परंपरा है। हलबों की बोली है हलबी। इस बोली का अपना अस्तित्व है। बस्तर में हलबे अलग अलग समय में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए माने जाते हैं। बस्तर की सीमा से लगे हुए प्रांत हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर में छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला है। इन क्षेत्रों की भाषा बोलियों के प्रभाव से हलबी में मराठी, उड़िया, छत्तीसगढ़ी के शब्द तो है ही, किंतु कन्नड़ भाषा के प्रभाव से भी हलबी अछूती नहीं है। देवनागरी लिपि में हलबी सरल, सुगम और सुबोध होने के कारण राजशाही के जमाने से बस्तर की संपर्क बोली रही है। इसलिए गैर हलबा परिवेश के लोग भी इसे आसानी से बोल और समझ लेते हैं। हलबी के संबंध में भाषाविद डॉक्टर सतीश कहते हैं, हलबी इसलिए बस्तर की पहचान या संपर्क बोली कही जा सकती है कि ये अपनी शुरुआत के दिनों से ही राजाओं के या रियासत के संपर्कों के काम में आने वाली बोली थी। इसके बोलने वालों में हिंदी वाले भी थे, मराठी वाले भी थे, गुजराती भी थे, बंगाली भी थे और जो गैर आदिवासी या गैर बस्तरिया लोग जो ये चाहते थे कि हमारा संपर्क रियासत या राजशाही से बना रहे, उन्होंने इस बोली का अपने लहजे में उपयोग किया और उनकी अपनी मातृबोली और स्थानीय बोली हलबी दोनों के मिश्रण से या कहें संक्रमण से एक नई बोली भी इजाद हुई थी जिसे हम बस्तरी के नाम से जानते हैं। और ये बस्तरी सीमित परिवारों तक ही रह गई। अब बात जहाँ तक हम हलबी की करें तो हलबी बोलने में, समझने में या कहने में इसलिए सरल कहलाती है कि यह हिंदी भाषा परिवार की ही है। और जैसा कि भाषा वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है, हिंदी की 22 बोलियों में से यह दक्षिण पूर्वी शाखा की 3 बोलियों में से एक है। इनकी पहली एक बोली बघेली भी है और एक छत्तीसगढ़ी भी है और इन तीनों से बचा हुआ एक रूप जो हमारे बस्तर इलाके में कहा जाता है, इसे हलबी कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो हलवा जाति उपयोग करती है वो जो बोलते हैं वही हलबी है। हलबी के बोलने वाले दोरला भी हो सकते हैं और गैर हलवा भाषी या हिंदी भाषी भी बड़ी संख्या में हो सकते हैं। विश्व के प्रायः प्रत्येक समाज में पर्व, त्योहार, मेले, मड़ई, ब्याह शादी के अवसर पर आनंद, उल्लास और उमंग की अभिव्यक्ति का माध्यम है गीत, संगीत, नृत्य। मांगलिक अवसरों पर प्रस्तुत हलवा जनजाति का परम नृत्य आज छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक आयोजनों का प्रमुख आकर्षण बन गया है। हलबा समाज में प्रचलित मारी रसना, लेजा, छेरता आदि लोकगीत कुछ नृत्य के साथ तो कहीं बिना नृत्य किए गाए व सुने जाते हैं। ये कारिया मालू रे लूरे पंडरिया मालू रे रे नकटा छेर छेर, ये महादेव चो प्रसाद ने पंडरी बाल मिरे रे नकटा छेर छेर, ले जा रे ले जा मटते तर बाकोटी, ये सत धर्म के छांडले दादा हो से पोटी। ये मधुर लोकगीत मौसमी पर्व और मांगलिक अवसरों के आवश्यक अंग होने के साथ साथ
मानवीय संवेदनाओं के संवाहक, मनोरंजक और वाचिक परंपरा की थाती हैं। ले जा बाबा ले जाके ऊरा घोटा मुंडी जातो कते। हल्बी का लोक साहित्य बहुत संपन्न है, जिसमें लोकगीत, कथा, कहानी, पहेली, मुहावरों का भंडार है। वाचिक परंपरा के अलावा हल्बी का लिखित साहित्य भी कम नहीं है। हल्बी साहित्य के सर्जकों ने हर विधा में अपनी कलम चलाई और स्तरीय और सटीक लिखा है। संस्कृति मर्मज्ञ, कवि और साहित्यकार श्री लाला जगदलपुरी का योगदान हल्बी साहित्य की बहुमूल्य निधि है, धरोहर है। वाचिक परंपरा में धनकुल जगार की लोक गाथाओं और पौराणिक आख्यानों का लोक स्वरूप भाव विभोर, विमुग्ध और अचंभित करता है। साहित्यकार श्री हरिहर वैष्णव ने धनकुल गीतों को लिपिबद्ध करने का शोधपूर्ण, श्रम साध्य और सराहनीय कार्य किया है। आप कहते हैं, हल्बी और छत्तीसगढ़ी परिवेश में जो धनकुल, जिसको तीजा जगार भी कहते हैं, इसका प्रचलन है। और इसके विषय में लाला जगदलपुरी ने जब ये बात कही थी कि इसका संबंध हल्बा जनजाति से है, तो मुझे लगा नहीं था कि ऐसा ही होगा। लेकिन जब मैंने इस पर काम किया तो ये बात बिल्कुल सामने आ गई। बिल्कुल यानी जो लाला जी की जो धारणा थी वो बहुत ही सही धारणा थी। और ये कहा जा सकता है कि धनकुल का संबंध तीजा जगार के कारण हल्बा जनजाति से ही है। ऐसा लगता है कि चूँकि हल्बा जनजाति का अस्त्र रहा है धनुष, क्योंकि ये लड़ाके रहे हैं, और निश्चित रूप से किसी दिन किसी व्यक्ति ने जो है, जब उसने धनुष की टंकार को विशेष ध्यान से सुना होगा तो लगा होगा उसको कि इसमें तो बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, तो बहुत वो सांगीतिक जो वो है आवाज़ है। तो मुझको लगता है कि इसके बाद उसने कुछ सोच करके और उसमें उसने संयोजन किया होगा सूपा का, हंडी का और फिर छिरनी काड़ी का, और इस तरह से धनकुल वाद्य यंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि तीजा के अवसर पर हल्बा जनजाति में विशेष करके इसका आयोजन किया ही जाता है। और जो विवाह वगैरह होते हैं तो उस वक्त जो मौल कहते हैं, मौल सहरा आप कह सकते हैं उसको, तो वो जो है उनको ठंडा नहीं किया जाता, वो संभाल कर रखते हैं। और जब विवाह के पश्चात जो भी तीजा आता है, उस तीजा के अवसर पर तीजा जगार या धनकुल का आयोजन होता है और उसमें उन महुलों की पूजा होती है और उसके बाद उनको विसर्जित किया जाता है। तो इस तरह से, और ये जो बस्तर में अब ये वो रूढ़ नहीं रह गया कि हल्बा जनजाति ही इससे जुड़ी रहे, दूसरी जनजातियाँ भी या दूसरे लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका जो मूल है, इसका जो प्रादुर्भाव हुआ है वो हल्बा जनजाति से ही हुआ है। ये जो जगार जिसको अपन कह रहे हैं, एक्चुअल में जगार जो है वो 4 किस्म के जगार है। जागृति से इसका अर्थ है, एक तो तीजा जगार या धनकुल, दूसरा लक्ष्मी जगार, तीसरा आठे जगार और चौथा बाली जगार। और जैसे जहाँ तक बात साहित्य की है, तो एक महोत्सव के साथ साथ में इस आयोजन के अवसर पर तीजा जगार की कथा, जिसमें महादेव, पार्वती और बाली गौरा, या छत्तीसगढ़ी जो परिवेश है वहाँ पर बारी गौरी करते हैं बाली गौरा को, उनकी कथा गाई जाती है। और ये जो है, ये केवल कथा नहीं है बल्कि महागाथा आप कह सकते हैं, महाकाव्य है, अलिखित महाकाव्य है, वाचिक परंपरा के सहारे ये जीवित है। दंडकारण्य का रमणीय अंचल है बस्तर, और बस्तर के वासी हल्बा अपनी कला, संस्कृति और सामाजिक चेतना से हमेशा आकर्षित करते आए हैं बाहरी दुनिया को, जो खिंची चली आती है इस कुंदन कानन के भोले संसार को जानने, बूझने और पाने इसका सानिध्य।